नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आप सभी का तैयारी विद विपिन में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज डेट है 17 सितंबर 2020 और मैं आ चुका हूं आप सभी के लिए आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ के साथ। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है और आप मेरी अनअकैडमी पे रेगुलर क्लास को देखना चाहते हैं, अपने पॉइंट्स के सेक्शन को अगर आप मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कीजिए। प्ले स्टोर में जाएंगे आप। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे इस सर्च ऑप्शन में मेरे नाम को सर्च करना है। जब आप मेरे नाम को सर्च करोगे, कैपिटल या स्मॉल किसी भी लेटर में अगर आप विपिन शुक्ला टाइप करोगे तो मेरी प्रोफाइल आएगी। मुझे फॉलो करिए और रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे मेरी क्लास होती है शाम को 4 बजे। इस क्लास को भी आप, इम्पॉर्टेंट क्लास है, चैप्टर वाइज डिटेल क्लास हम लोग पढ़ाते हैं, तो आप आइए यहाँ पे भी आप क्लासेस करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसका कोई पेमेंट नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे अपने आज के सेशन को और देखते हैं कि 17 तारीख की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि अक्टूबर में आपका CHSL का एग्जाम है। इसके बाद आपका दिसंबर में आप जानते ही हो कि RRB NTPC की एग्जाम डेट आ चुकी है। और भी जो अदर एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स हमारा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1 दोस्तों ये है कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो सारे मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो CSW है क्या? CSW है दोस्तों कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। इसमें टोटल 3 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन? आप यहाँ पे देखो, भारत, अफगानिस्तान और चीन ने चुनाव लड़ा था। लेकिन चीन जो है वो सदस्य बनने में असफल रहा। किसको किसको सदस्य चुना गया है? तो भारत और अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के लिए टोटल जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों के लिए रहेगा? तो ये आपका 4 साल के लिए है। कब से शुरू होगा? 2021 से कब तक चलेगा? 2025 तक चलेगा। इस वर्ष महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की और बीजिंग घोषणा और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 को अपनाए जाने की 25वीं वर्षगांठ है। यानी कि अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि इस साल जो CSW की बैठक हुई है वो कौन से नंबर की बैठक है, तो ये 25वीं वर्षगांठ है। इसकी सबसे पहली बैठक जो हुई थी वो 1995 में हुई थी। इसके बाद कोविड-19 के कारण कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का जो 64वां सत्र था उसको निलंबित कर दिया गया है। अच्छा, इसका आपसे विषय पूछा जा सकता है कि भैया जो 64वां सत्र था CSW का, उसका विषय क्या था? तो विषय था बीजिंग +25, साकार लिंग समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण। ये थीम है। और दोस्तों आप सब जानते हो कि जो थीम होती है वो भी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है। कोई भी बैठक अगर हो रही है तो हर बैठक की पर्टिकुलर अपनी एक थीम होती है। तो थीम अगर आप याद कर पाओ तो जरूर याद कर लेना कि इस साल जो CSW की 64वें सत्र को निलंबित किया गया है, इसको जो थीम थी वो था साकार लिंग समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ से क्या बनता है? तो अगला पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि जो इंडिया का नया कार्यकाल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा? 2021 से। तो वही बात आपकी यहाँ भी बताई गई है कि 2021 से कार्यकाल शुरू होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं CSW की कि CSW है क्या। तो सबसे पहले तो CSW जो है, इसका आप एक एक पॉइंट को समझो। या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO-SOC का कार्यात्मक आयोग, यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर वो दोस्तों आपका न्यूयॉर्क USA में है। यानी कि ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि ECO-SOC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है। चाहे आपसे ECO-SOC का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, चाहे CSW का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, दोनों आपका न्यूयॉर्क USA में है। तो ये तो था हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस को वुमन सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये मैंने बनाया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में चुना गया है? अगर केवल भारत ऑप्शन होता तो C नंबर आंसर करते, या फिर केवल अगर अफगानिस्तान होता तो A नंबर आंसर करते। लेकिन अफगानिस्तान और भारत दोनों ही सदस्य के रूप में चुने गए हैं, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे यहाँ से अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट देखिए, कह रहा विमान संशोधन विधेयक 2020 राज्यसभा में पारित हुआ। अब विमान संशोधन विधेयक है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो विमान संशोधन विधेयक जो है वो 2020 संसद द्वारा पारित किया गया है। ये तो आपको मैंने अभी भी बताया ही है। विधेयक का जो उद्देश्य है
वो विमान अधिनियम 1934 में संशोधन करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो विमान अधिनियम संशोधन आया था वो आया था 1934 में। इसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं, उसी चेंजेस को करने के लिए 2020 में इस विधेयक को राज्यसभा में रखा गया था, जो कि पारित हो गया है। विधेयक नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 3 निकायों, कौन कौन से? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो को सर्वाधिक निकायों में परिवर्तित करेगा। यानी कि यहाँ पे 3 चीजों को ज्यादा मतलब मान्यता दी गई है। कौन कौन सा? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि सिक्योरिटी पर्पज से, और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, इनको यहाँ पे ज्यादा मान्यता दी गई है। इन निकायों का जो नेतृत्व है वो एक महानिदेशक करेगा, जो केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी वो किसी एक पर्सन को नियुक्त करेगी और वही इन सभी का नेतृत्व करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए का गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। यह नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है। यानी कि अगर आप ये समझो कि कोई भी कंपनी है, जैसे मान लो एयर इंडिया ही है, तो जब एयर इंडिया सबसे पहले बार आई होगी तो एयर इंडिया को परमिशन लेनी पड़ी होगी, किससे? डीजीसीए से, कि भैया क्या हम हवाई उड़ान भर सकते हैं, क्या हम आपके देश में, ये सारी चीजें, मतलब आप ये समझो कि जितनी भी आपकी एरोप्लेन की जो कंपनीज हैं उन सबको डीजीसीए से परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके वो एयरपोर्ट पे उड़ सकती हैं, एयरपोर्ट पे आके अपनी जो भी उड़ान है वो भर सकती हैं। तो यानी कि यह क्या करता है? ये नागरिक विमानों को पंजीकृत करता है और हवाई अड्डों को प्रमाणित करता है। पायलटों और हवाई यातायात नियंत्रकों को लाइसेंस भी डीजीसीए ही प्रोवाइड करता है। और अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन आईसीएओ के मामलों का समन्वय भी करता है। तो ये तो थोड़ी सी बात हो गई डीजीसीए के बारे में। अच्छा, बीसीएस की बात कर लो, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, तो इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। सिविल एविएशन सिक्योरिटी के लिए यही जिम्मेदार होता है। यानी कि सिक्योरिटी का जितना भी काम है वो सारा काम कौन देखता है? बीसीएस देखता है। और आईसीएओ के शिकागो सम्मेलन में अनुगलक 17 का कार्यान्वयन प्राधिकरण है। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है वो है AAIB का विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। जो तीनों पॉइंट थे ऊपर दोस्तों, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, यही तीनों हम डिस्कस करेंगे। कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB का गठन 2011 में किया गया था। इसका गठन आईसीएओ के मानकों और अनुशंसित प्रथाओं SARPS के अनुपालन में किया गया था। तो यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात आपसे क्या क्या पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाएगा कि विमान विधेयक राज्यसभा में पारित कब हुआ, तो आप बताओगे 2020 में। अच्छा, ये पारित हुआ तो इसके अंदर कौन कौन से 3 चीजों को मान्यता दी गई? तो सबसे पहले नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो। क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन ये है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निम्नलिखित में से किस निकाय को विधेयक 2020 के माध्यम से संविधिक निकायों में परिवर्तित किया जाएगा? तो आप देखो, नागर विमान महानिदेशालय डीजीसीए है ही आपका, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ये भी आपका है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, ये तीनों चीजें हैं आपकी। तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलेंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये है कि विश्व ओजोन दिवस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्व ओजोन दिवस जो है वो 17 सितंबर को मनाया जाता है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जरा देखिए। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि विश्व ओजोन दिवस जो 2020 में मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? तो थीम दोस्तों आपके सामने लिखी हुई है। थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 साल का ओजोन परत संरक्षण। तो थीम तो याद ही रखिएगा। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? तो यहाँ देखो, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस या विश्व ओजोन दिवस उल्लेखनीय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उत्सव है, जिसे ओजोन परत की रक्षा के लिए कई देशों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। 1985 में दुनिया भर के देशों ने ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन को अपनाया था। वियना कन्वेंशन क्या था? वियना कन्वेंशन में यही समझौता हुआ था कि हम ओजोन परत की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। कब हुआ था ये? 1985 में हुआ था। सम्मेलन के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 99% ओजोन हटाने वाले पदार्थ जड़बद्ध तरीके से बाहर किए गए हैं। यानी कि 99% ऐसे पदार्थ जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते थे उनको बाहर भी किया गया था। 16 सितंबर 2009 को वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित होने वाली पहली संधियां बन गई। इसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली संशोधन 2019, जिसका उद्देश्य HFC के प्रयोग को खत्म करना था, इस सदी के अंत तक पृथ्वी के तापमान में 0.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से बचा जा सकता था। इसके बाद 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में चिन्हित करने का संकल्प अपनाया। ओजोन परत को आप जानते हो कि ओजोन परत गैस की एक ढाल है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है, और ओजोन परत की क्षय से मनुष्यों में त्वचा कैंसर हो जाता है और पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश हो सकता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है? सबसे पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, मनाया कब जाता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि इसकी थीम क्या थी। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगली संशोधन का लक्ष्य
निम्नलिखित ओजोन घटने वाले पदार्थों में से किसके इस्तेमाल को खत्म करना है। तो अभी आपने पीछे देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी HFC को खत्म करना है। HFC कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड में अवेलेबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, चौथे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट दोस्तों ये है कि पीएम मोदी ने नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अब इसके अंदर से इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ से ये बनता है कि पीएम मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं को लागू करेगा, यानी कि उद्घाटन तो पीएम मोदी ने कर दिया, लागू कौन करेगा, तो लागू करेगा आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बिहार। परियोजनाएं पानी की आपूर्ति, जलमल शोधन संयंत्र और रिवर फ्रंट विकास से संबंधित है। 15 सितंबर को अभियंता दिवस अवसर पर परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जो मोक्ष गुंडम विश्वरैया की जयंती भी है। ये आपको याद होना चाहिए कि मोक्ष गुंडम विश्वरैया जो है वो बिहार के राजनेता थे। इन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य पे पीएम मोदी ने इन दोनों परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पीएम ने यह भी कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत पूरे देश में 2 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं। नमामि गंगे की अगर मैं बात करूं तो नमामि गंगे को जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो आप सबको पता है कि गंगा में प्रदूषण को कम करना और गंगा का संरक्षण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। इसे स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन द्वारा कार्यान्वित किया भी जा रहा है। आपने देखा होगा जगह जगह आपके यूपी में ही जितने भी गंगा घाट हैं, जितनी भी नदियां हैं, उनको स्वच्छ बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा ये सारी चीजें ऑपरेट की जा रही है। अगला पॉइंट है अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। अमृत योजना जो है 2015 में शुरू की गई थी जून में। यह बुनियादी ढांचे की स्थापना पर केंद्रित है, जो शहरी परिवर्तन के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत सीवरेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है। अब यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है कि हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में नमामि गंगे और अमृत योजना के तहत 7 परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। नमामि गंगे और अमृत योजना किस वर्ष में शुरू की गई, तो पीछे आप देखो ये साफ साफ लिखा है कि अमृत योजना 2015 और नमामि गंगे 2014। तो यहाँ से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, 2014 और 2015, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलेंगे अगले पॉइंट पे। इसके साथ साथ अगर अभी तक आप में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन आगे बनी होगी उसको भी प्रेस कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और वीडियो अगर आपको सही लग रहा हो, आपकी बातें जो है, मेरी बातें आपको अगर समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो लाइक जरूर करिएगा। अगले पॉइंट पे चलेंगे। अगला पॉइंट दोस्तों बिहार से रिलेटेड है कि दरभंगा में नए एम्स और हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गई है, यानी कि दरभंगा में बनेगा नया एम्स हॉस्पिटल। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं, जल्दी से इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पलवल से सोनीपत के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना और बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। दरभंगा में जो नए एम्स की स्थापना है वो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत की जाएगी। इसके पूरा होने में 4 साल लग सकते हैं। इसके अलावा पलवल से सोनीपत तक हरियाणा की ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को नवनियुक्त मंजूरी दे दी गई है, जो सोहना मानसेर और खरदौरा से होकर दिल्ली अंबाला खंड पर हरसाना कला स्टेशन पर समाप्त होगी। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि शुरुआत कहाँ से होगी, तो शुरुआत होगी सोहना से, खत्म कहाँ होगा, खत्म होगा दिल्ली अंबाला खंड पर। हरियाणा रेल बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड HRIDC परियोजना को लागू करेगा। यह रेल मंत्रालय और हरियाणा सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, यानी कि हरियाणा सरकार और रेल मंत्रालय दोनों मिलकर इस परियोजना को लागू कर रहे हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा होने में तकरीबन 5 साल लगेंगे। वर्तमान देश में कितने एम्स हैं, 15 एम्स काम कर रहे हैं और सरकार 2025 तक 8 और एम्स को चालू करने पर काम कर रही है। थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ PMSSY की, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की। तो 2003 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलन को रोकने और भारत में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के सुविधाओं को बढ़ावा देना। PMSSY के 2 घटक हैं, एम्स की तरह संस्थानों की स्थापना और सरकारी और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। हरियाणा की बात कर लेंगे तो हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। राजधानी आप सब जानते हो चंडीगढ़ है। गवर्नर इसके प्रेजेंट में सत्यदेव नारायण आर्य हैं और मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी। इसकी सीमा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से घिरी है या दिल्ली को 3 तरफ से घेरे हुए है। क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। तो जो नया एम्स बनेगा मेरे दोस्त वो बनेगा आपका दरभंगा बिहार जिले में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करेंगे आज के
करेंट्स का 6वां नंबर पॉइंट, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 लोकसभा में पारित हो गया है। क्या है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, आइए जान लेते हैं। तो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 जो है ये आपका लोकसभा में पारित हुआ है या 5 जून 2020 को जारी आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा। सबसे पहले ये 1955 आया था, इसी में संशोधन होना है। केंद्र सरकार को कुछ वस्तुओं को आवश्यक उत्पाद घोषित करने की शक्तियां देगा। वस्तुओं में खाद्य पदार्थ, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल है। यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, उन्हीं को क्या किया जाएगा और ज्यादा मजबूत बनाया जाएगा। विधेयक में आवश्यक वस्तुओं की सूची से अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है। सरकार इन वस्तुओं को केवल युद्ध, अकाल, असाधारण मूल्य वृद्धि और गंभीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा की असाधारण परिस्थितियों में ही नियंत्रित कर सकती है। यानी कि ये जितनी चीजें हैं, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तभी सरकार इनको नियंत्रित करेगी, वरना इनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। बिल के अनुसार सरकार एक आवश्यक वस्तु के स्टॉक को एक व्यक्ति कितना रख सकता है इसे विनियमित कर सकती है। स्टॉक सीमा और खाद्य पदार्थों के विनियमन के बारे में विधेयक के प्रावधान सार्वजनिक वितरण प्रणाली या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में सरकारी आदेशों के लिए लागू नहीं होंगे। क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब देखो यहाँ से ध्यान में समझना, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन करेगा, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। आप देखो पीछे ही हम लोगों ने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था कि 1955 में आपका ये संशोधन होगा। सेकंड नंबर पॉइंट की बात कर लो, विधेयक में आवश्यक वस्तुओं की सूची में अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है। हमसे कहा है कि सही कौन सा नहीं है, सरकार किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को विनियमित कर सकती है। और अगला एक पॉइंट है कि सरकार एक आवश्यक वस्तु के स्टॉक को एक व्यक्ति पर कितना रख सकता है इसे विनियमित कर सकती है। तो ये पॉइंट तो आपने ऊपर पढ़ा है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में इन वस्तुओं को विनियमित कर सकती है, लेकिन ये पॉइंट हमने बिल्कुल नहीं ऊपर देखा है कि सरकार एक आवश्यक वस्तु के स्टॉक पर एक व्यक्ति को कितना रख सकती है इसे विनियमित कर सकती है। तो भाई कोई भी अगर सामान होगी, कोई भी वस्तु होगी, तो वो पर्टिकुलर किसी एक वस्तु को एक व्यक्ति को ध्यान में रख के नहीं किया जाएगा, वो पूरे अपने देश को ध्यान में रख के किया जाएगा। यानी कि यही जो पॉइंट है ये हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 7वें पॉइंट पे चलेंगे। 7वां जो हमारा पॉइंट है दोस्त, वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है कि शिक्षा मंत्री ने SICTI विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड प्रोवाइड किया है। अब किसको दिया है, तो इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभियंता दिवस के अवसर पर SICTI विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड 2020 प्रदान किया है। उन्होंने इस अवार्ड के अनुमोदित संस्थानों के 12 संकाय सदस्यों को पुरस्कार प्रदान किया है। SICTI विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार पहली बार ये पेश किया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस पर मेधावी संकायों को मान्यता देना है। 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात की गई है। इसके अलावा जुलाई 2020 में सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर MOE कर दिया था शिक्षा मंत्रालय, जैसा कि आपने देखा भी होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, अगर मैं AICTE की बात करूं तो नंबर 1945 में इसका गठन हुआ था। यह शिक्षा मंत्रालय पहले मानव संसाधन और विकास मंत्रालय कहा जाता था, या फिर कह सकते हैं कि इसी के अंतर्गत आता था। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, तो क्वेश्चन दोस्त ये बनेगा कि प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस पर मेधावी संकायों को मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है। तो आप जान रहे हो AICTE विश्वविद्यालय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, जैसा कि आप देख रहे हो ये आपके सामने पीछे मैंने आपको बताया था। कहाँ गया विश्वविद्यालय, सॉरी अगला पॉइंट आ गया, पीछे पॉइंट पे चलते हैं। ये देखो आप AICTI विश्वविद्यालय बेस्ट टीचर अवार्ड, तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी पूरी थ्योरी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, और उन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है उसकी भी हम लोग यहीं पे बात करते चल रहे हैं। 8वें नंबर पॉइंट पे आएंगे। तेलंगाना विधानसभा द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। आपने सुना होगा कि तेलंगाना विधानसभा में जो विद्युत संशोधन विधेयक था वो कुछ दिन पहले ही आपका विधेयक दिया गया था विधानसभा में, लेकिन अभी उसको वापस करने का एक प्रस्ताव दिया गया है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से, तो तेलंगाना की राज्य विधानसभा ने केंद्र द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 विद्युत अधिनियम 2003 में संशोधन करना चाहता है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री आपको पता होगा इस समय चंद्रशेखर राव हैं। उन्होंने कहा है कि यह बिल किसानों और राज्यों के हितों के खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बिल से निजी क्षेत्रों को मदद मिलेगी। इसके बाद चौथा पॉइंट यहाँ से ये बन रहा है कि यदि विधेयक एक अधिनियम बन जाता है तो यह राज्य विद्युत विनियम आयोग के सदस्यों की नियुक्तियों में राज्यों की भूमिका को छीन लेगा। इसी वजह से तेलंगाना चाहता है कि इस अधिनियम का जो प्रस्ताव है वो वापस ले लिया जाए। इसके बाद तेलंगाना की मेन बात कर लो तो तेलंगाना का जो गठन है आप सब जानते हो, हैदराबाद से कट के 2014 में एक राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसके बाद इसके गवर्नर जो है वो तमिलसाई सुंदरराजन है और मुख्यमंत्री आपके के चंद्रशेखर राव है। तेलंगाना का राज्य पशु जो है वो बारहसिंगा है, राज्य पक्षी भारतीय रोलर है, राज्य का पेड़ जो है वो जुम्मे चेतु है और राज्य का फूल जो है वो तांगेदू है। तो ये कुछ बातें थी जो आपके तेलंगाना राज्य से संबंधित थी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को वापस लेने का प्रस्ताव पारित किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगले पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 9, मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। क्या है ये कार्यक्रम, तो कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहाँ शुरू हुआ है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य दल स्थानीय जन प्रतिनिधियों की मदद से महाराष्ट्र के प्रत्येक घर में जाएंगे। टीम जो होगी वो एक व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति का परीक्षण करेगी और उपचार का निर्णय करेगी। महाराष्ट्र के बारे में बात कर लो तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के लिहाज से या दूसरी सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। इसके अलावा इसकी जो सीमा है वो 6 राज्यों द्वारा कवर की गई है। कर्नाटक गोवा इसके दक्षिण में स्थित है, तेलंगाना इसके दक्षिण पूर्व में स्थित है, छत्तीसगढ़ इसके पूर्व में स्थित है और गुजरात और मध्य प्रदेश इसके उत्तर में स्थित है। मुख्यमंत्री कौन है, तो आप जानते हो उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य ने मेरा परिवार मेरा दायित्व कार्यक्रम शुरू किया है। तो आपका सही जवाब होगा महाराष्ट्र ने। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगले पॉइंट पे चलेंगे, पॉइंट नंबर 10 जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल के आ रहा है कि जम्मू कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या है ये कार्यक्रम, तो CAPIX योजना के तहत जम्मू और कश्मीर बागवानी विभाग द्वारा शुरू किया कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो जम्मू जिले के मरह ब्लॉक के पंचेत जसवान में किया गया है। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो घर की खपत के लिए जैविक खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के तहत किसानों को न्यूनतम 3 फलदार पौधे दिए जाएंगे जिनकी लागत 90% सब्सिडी पर 200 रुपए होगी। किसानों को उन सांस्कृतिक प्रथाओं का भी प्रदर्शन किया गया जिन्हें कीटों और बीमारियों को दूर रखने के लिए इन फलों के पौधों को घरों के पिछवाड़े में लगाते समय अपनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बात कर लो तो अनुच्छेद 370 को निलंबित करने के बाद सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित किया है। ये आपको पता होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर हिमाचल प्रदेश और पंजाब के उत्तर में स्थित है। इसकी शीतकालीन राजधानी जम्मू है और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। क्षेत्र की महत्वपूर्ण जो घाटियां हैं वो तवी घाटी, चिनाब घाटी, पुंछ घाटी, सिंध घाटी, लिद्दर घाटी। क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो क्वेश्चन दोस्तों ये बनेगा कि हाल में ही CAPEX योजना के तहत जम्मू और कश्मीर के बागवानी विभाग द्वारा एक कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का नाम क्या है, तो आप ऊपर अच्छे से देख रहे हो कि इस कार्यक्रम का जो नाम है वो है बागवानी विभाग द्वारा शुरू किया गया और इसका नाम है बैकयार्ड हार्टिकल्चर। क्या नाम है, बैकयार्ड हार्टिकल्चर। कहीं दिख रहा है आपको, तो ये मिला आपको ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि बैकयार्ड बागवानी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो मेन पॉइंट क्या है ये भी जानते चलो, उनसे क्वेश्चन कैसा बनेगा ये भी जानते चलो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे 17 सितंबर के थे। कल हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी 18 सितंबर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अगर आप नहीं प्रेस कर रहे हो तो बेल आइकन भी प्रेस कर लो जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप मेरी मैथ की रेगुलर क्लास लेना चाहते हो तो मैथ की रेगुलर क्लास लेने के लिए आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करो। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे कल। धन्यवाद।